निधि और उसके चाचा संजय का रिलेशन बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि वो अपने पापा से ज़्यादा अपने चाचा के क्लोज थी। कुछ सालों के बाद संजय की शादी हुई, लेकिन उसके बाद से ही वो डिप्रेशन में रहने लगा था, क्योंकि जो उसकी चाची थी शालिनी, उसका और संजय का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। छोटी छोटी बातों पे उनके बीच में झगड़े होने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि अब वो डिवोर्स तक पे आ गई थी और फिर दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला किया। पर ये चीज़ उन्होंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताई थी, जिसकी वजह से वो अभी भी एक ही कमरे में साथ रहने के लिए मजबूर थे। बहुत बार ऐसा होता कि वो रात को देर से घर आता और सुबह बहुत जल्दी में चला जाता। कई बार वो ड्रिंक करने के बाद कहीं एक अकेली सुनसान जगहों पर बैठकर अपना अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करता, क्योंकि उसे घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे हमेशा से यही लगता कि वो घर जाएगा तो फिर से वही बहस झगड़े और मूड खराब होगा। तो कई बार वो रास्ते में ही अपनी गाड़ी को रोक करके एक कहीं पे भी साइड में रोक करके वो घंटों वहीं पर बैठा रहता, खुद के साथ टाइम स्पेंड करता। कभी कभी गाड़ी में ही वो बियर वगैरह पीने लगता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई थी और शालिनी भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर थी। उसे पता था कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और लेट आता है, तो क्योंकि वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, तो दोनों में कोई भी बातचीत नहीं होती थी इन सब चीज़ों को लेकर के। एक रात ऐसे ही वो ड्रिंक करके वापस आ रहा था, तो वो उसने गाड़ी एक जगह रोकी और वहाँ पर कुछ टाइम के लिए बैठ गया। पर उसे ये नहीं पता था कि वो इस बार जिस जगह पर रुका हुआ है वो कब्रिस्तान है। नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर वहाँ पे रुके हुए कब्रिस्तान के आसपास, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो उठी हुई रहती है, क्योंकि वहाँ पे डेड बॉडीज़ नीचे गड़ी होती हैं, तो आइडिया लग जाता है कि ये कब्रिस्तान है। बट संजय ने शायद ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, इसलिए उसने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। वो वहीं पर अपना बैठकर अपना अकेले में जैसे वो टाइम स्पेंड करता था वहीं पे चुपचाप से बैठा हुआ था। कुछ टाइम के बाद उसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा अगर आप ड्रिंक किए हो तो वहाँ पे आपको टॉयलेट वगैरह लगती है, तो उसे भी ये चीज़ फील हुई। तो वो अपना जैसे लड़के करते हैं साइड में जाकर के किसी पेड़ के नीचे उसने टॉयलेट किया और फिर वापस गाड़ी में बैठा और घर आ गया। तो वो घर आया और अपना जैसे रेगुलर आता था तो घर पे जाकर के अपने बेड पे सो गया। ना उसे कुछ फील हुआ, ना शालिनी को कुछ फील हुआ। बट उसके 2-3 दिन के बाद शालिनी ने नोटिस किया कि वो रात को करीब 12 बजे के बाद अकेले 20-25 मिनट के लिए ऊपर कहीं जाता है और फिर वापस आकर के वहीं पर सो जाता है उसके बगल में। तो शालिनी को लगा कि शायद इन लोगों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से शायद इसका कोई चक्कर वक्कर चल रहा है किसी और से, तो ये फ़ोन पे बात करने के लिए जाता होगा। बट जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि निधि और संजय का रिलेशन बहुत अच्छा था, तो कई बार संजय उससे अपनी बातें शेयर करता। उसने बताया कि कई बार वो रात को सोता था अपने बेड पर था, बट 20-25 मिनट के बाद 12:30-1 बजे जब उसकी नींद खुलती थी तो वो कहीं और होता था। और कई बार उसे नींद भी नहीं पूरी होती थी, दिन भर उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती थी, बहुत ज़्यादा थका थका फील करता था वो। बट निधि को लगा कि शायद काम का ज़्यादा प्रेशर होगा, तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। तो ये हो जाता है, बहुत लोग के साथ होता है, कभी कभी हमारे साथ भी होता है। जब बहुत ज़्यादा थके होते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे ही फिर कुछ दिनों तक यही सब चलता रहा। वो रोज़ रात को ऐसे ही गायब होता 15-20 मिनट के लिए, फिर वापस आता, ये सब चलता रहता था। बट एक रात को शालिनी ने नोटिस किया कि करीब अब 2-3 घंटे हो गए थे और संजय अब तक वापस नहीं आया था। नॉर्मली वो कुछ टाइम के बाद 20-25 या 15-20 मिनट के बाद वो वापस आ जाता था, बट उस रात करीब 3 घंटे हो चुके थे और संजय का अभी तक कुछ भी पता नहीं था। तो शालिनी ने सोचा कि जाकर के एक बार देखे कि वो है कहाँ पर। तो जब शालिनी चेक करने के लिए छत पर गई तो उसने देखा कि जो संजय था वो खड़ा तो था आंगन की तरफ, उसका जो फ्रंट का हिस्सा था, जैसे ये जो हमारा फ्रंट का हिस्सा होता है, ये उसका आंगन की तरफ था। बट जो उसकी गर्दन थी वो पीछे की साइड घूमी हुई थी। वो पीछे की साइड पूरा 180 डिग्री घूमा हुआ था और वहाँ से वो शालिनी को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो हल्का हल्का हंस रहा था और आंखें उसकी धीरे धीरे ऐसे बड़ी होती चली जा रही थी। ये सब देख करके शालिनी बहुत ज़्यादा डर गई। वो डर के मारे भागते हुए नीचे आई और वहीं पर खड़ी होकर आंगन में चिल्लाने लगी। सब लोग जब घर के बाहर आए तो सब लोगों ने जब उससे पूछा शालिनी से कि क्या हुआ, तो उसने ये सारी बातें बताई। सब लोग जब ऊपर गए और संजय को देखा तो वो नॉर्मल बिल्कुल अपना जैसे बैठा रहता था रोज, वैसे ही छत पर बीच में बैठा हुआ था बस चुपचाप से। जब सब लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, शालिनी ये सब बातें बता रही है, तो उसने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस जैसे रोज आकर के बैठता हूँ वैसे ही बैठा हुआ हूँ। अब
संजय को देखकर और संजय की सारी बातें सुनकर घर के बाकी लोगों को तो शालिनी की बातों पे भरोसा नहीं हुआ, बट जो शालिनी की सास थी, मतलब जो संजय की मम्मी थी, उनको थोड़ा सा डाउट हुआ। तो वो नेक्स्ट डे अपने घर के जो पंडित जी थे, नॉर्मली जो हमारे घरों में पूजा पाठ कराते हैं, वो वाले पंडित जी के पास वो गई और सारी बातें उनको बताई। तो पंडित जी ने उनको एक रक्षा कवच दिया जो हम अपने हाथों में बांधते हैं, वो थोड़ा सा पूजा पाठ करके सिद्ध करके उन्होंने दिया कि ये जा करके आप संजय के हाथ में बांध लो, अगर कुछ होगा भी तो वो सही हो जाएगा। अगर कभी कभी होता है ना, लोग सोचते हैं कि टोना हुआ होगा या बुरी नज़र लगी होगी, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को मान करके वो दिया। अब नेक्स्ट डे जब संजय की मम्मी उसके हाथ पर धागा बांधना चाह रही थी, तो वो धागा वगैरह लेकर के उसके हाथ पे जब बांध रही थी, तो उस टाइम पे संजय उनको मना कर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं है, मुझे ये सब नहीं बांधना। पहले तो वो ऐसे नॉर्मली ही मना कर रहा था, बट धीरे धीरे उसकी आवाज़ में एक भारीपन आता जा रहा था। वो आवाज़ भारी होती जा रही थी, जैसा लग रहा था कि उसके अंदर से कोई और भी बोल रहा है। और एक टाइम के बाद उसने बहुत तेज से अपने मम्मी का हाथ ऐसे झटके से दिया और एक बहुत ही भारी आवाज़ में बोला कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बुढ़िया। अभी आवाज़ सुनकर संजय की मम्मी तुरंत पीछे हट गई। वो इतना तो समझ गई थी कि ये संजय नहीं है और ये जो भी है ये उनके हाथ में ये रक्षा कवच बांधने नहीं देगा। तो वो तुरंत पीछे हटी, बाहर आई और उन्होंने तुरंत पंडित जी को फ़ोन लगाया और सारी बातें जैसे जैसे जो हुआ था वो सारी बातें पंडित जी को बताई। तो पंडित जी ने बोला कि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये नॉर्मल नज़र वगैरह का खेल नहीं है, ये कुछ अलग ही है, कुछ ऊपर की चीज़ें हैं। तो उन्होंने एक दूसरे पंडित जी का नंबर दिया। तो संजय की मम्मी ने फिर उनको फ़ोन किया, वो फिर से वो सारी बातें बताई जो भी अब तक हुई थी, और फिर नेक्स्ट डे वो मिलने चली गई। तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने कुछ अपना पूजा पाठ क्रिया वगैरह की और ये पता लगाया कि जो भी वो एंटिटी थी वो एक जिन्नात है और वो उसी कब्रिस्तान से इसके साथ आया है जहाँ पे इसने टॉयलेट की थी। जो वो जगह थी वो उस जिन्न की ही कब्र थी जहाँ पे इसने टॉयलेट की थी, और इस वजह से अब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और अब अगर आप संजय को बचाना चाहते हो तो आपको किसी मौलवी की मदद लेनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों के बीच संजय की हरकतें दिन ब दिन घर पर बढ़ने लगी थी। पहले वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा था, घर पर आता ही नहीं था, बट अब क्या हुआ था कि अब वो घर से बाहर नहीं जाता था। अब वो ज़्यादातर उसी कमरे में जो उसका कमरा था वहीं पर एक दीवार के पास बैठा रहता। वो दीवार से कभी कभी बातें करता, कभी कभी अपने बेड पर लेटता तो उसको ऐसा लगता कि छत पर से उसे कोई देख रहा है, वो छत पे बातें करता। मतलब ऐसी हरकतें वो बहुत ज़्यादा करने लगा था। कभी कभी वो अपनी वाइफ के साथ भी गलत हरकतें करने की कोशिश करता। शालिनी बताती थी कि वो रात को अक्सर करके उसे ऐसा फील होता कि कोई रात भर उसके आसपास घूर रहा है उसे, और जब उसकी आंखें खुलती तो कोई नहीं होता। संजय बगल में सो रहा था, बट ऐसा लगता था कि कोई बार बार उसे छूना चाह रहा है। कई बार उसके कमर पे, उसके हाथों पे उंगलियों के निशान मिलते उसे जब वो सुबह उठती। धीरे धीरे चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि शालिनी अब उस घर को छोड़ के अपने मायके चली गई थी, क्योंकि अब उससे ये सब चीज़ें सहन नहीं हो रही थी। वैसे भी उनका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो अब अपना सब कुछ फाइनल बोल के घर पे भी सबको बता दिया था उसने कि अब मैं डाइवोर्स चाहती हूँ, तो वो अपना मायके चली गई थी। इस तरह बीच संजय की जो मम्मी थी वो अपनी बहन से जब वो ये सारी बातें बताई तो उन्होंने एक मौलवी का कॉन्टैक्ट डिटेल बताया। तो फिर ये उस मौलवी से मिलने गई, तो मौलवी साहब जो थे उन्होंने बताया कि ये जो जिन्न है ये बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ये संजय को ज़िंदा छोड़ेगा नहीं, बहुत कम चांस है कि संजय ज़िंदा बच के यहाँ से निकल पाएगा। तो ये सब सुन के घर में भी बहुत ज़्यादा रोने धोने का माहौल हो गया था। संजय की मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मौलवी साहब से कि किसी भी तरह से आप उसको बस बचा लीजिए, जितना भी खर्चा होगा जो भी होगा वो सब कुछ हम करेंगे, बस आप किसी तरह से इसे बचा लीजिए। तो मौलवी ने बोला कि मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, बट मैं गारंटी नहीं दे सकता। हो सकता है कि इसमें वो बच भी जाए या हो सकता है कि वो मर जाए, बट ज़्यादातर चांसेस जो थे वो ये थे कि जो जिन्न है वो संजय को मार ही डालेगा। घर वालों ने यही सोचा कि अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो उन्होंने मौलवी साहब से बोला कि अब आपको जो करना है करिए, बस किसी तरह से इसे बचाइए। तो नेक्स्ट डे मौलवी को घर पे बुलाया गया। उसके पहले मौलवी ने इन लोगों से बोल दिया था कि ये शायद मुझे देख करके अपने आप के ऊपर अटैक करे या कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले जब मौलवी साहब घर पर आए तो वो उसी जगह पर गए जहाँ पर सबसे पहले ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, जहाँ पर शालिनी ने सबसे पहले संजय की मुंडी को उल्टा घूमे हुए देखा था।
तो ये लोग जब छत पर गए तो छत पे से जो मौलवी थे जब वो नीचे देख रहे थे तो नीचे संजय खड़ा था और वो ठीक मौलवी की आंखों में आंखें डाल करके नीचे से देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी और बिल्कुल लाल थी। जब तक ये लोग कुछ समझ पाते हैं उतनी देर में ही वो घूमा और अपने कमरे के अंदर जाकर के कमरे को अंदर से बंद कर लिया। सब लोग जब तक नीचे आए, दरवाज़ा तोड़ा, उस बीच वो अंदर से कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही थी जो धीरे धीरे शांत हो गई। सब लोगों ने जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर देखा तो वहाँ पर संजय की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब लगता तो यही है कि जिन्न जो था वो उसको अपने साथ ले गया, उसने अपना बदला ले लिया। तो दोस्तों यही है कि जब भी आप मतलब ऐसे बाहर कहीं वॉशरूम या टॉयलेट वगैरह करें तो ये ज़रूर देख लें कि आसपास क्या है। ऐसे अनजान और ऐसे खाली जगहों पर कुछ भी करने से 2 बार सोच लें उससे पहले। ये कहानी मुझे निधि ने भेजी थी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें gumsudasai@gmail.com पर भेजें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए खौफनाक कहानी के साथ।